विश्वास एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह तोमर विश्वास एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के पर्वतों की अगर हमें चर्चा करना है तो यहाँ पर दो मुख्य पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। एक का नाम है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी और दूसरी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, किस प्रकार से मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। तो बात करेंगे मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है? दक्षिण भारत के पठार का हिस्सा है, जिसका अधिकतम भाग कैसा है? पठारी है। तो हमने जब मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखा था तब वहां पर हमने देखा था यहाँ स्थित है मध्य भारत का पठार, यहाँ पर है बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार। इधर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा मालवा का पठार। तो अगर हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्तर को देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे पठारी भाग है। चूंकि क्योंकि मध्य प्रदेश दक्षिण के पठारी भाग या फिर प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। परंतु कुछ भौगोलिक भागों में मध्य प्रदेश में मैदान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम मध्य भारत में देखें तो यहाँ पर आपको जलोढ़ मैदान देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा पर्वत भी पाए जाते हैं। तो यहाँ मुख्य तौर पर दो पर्वत श्रृंखलाएं, एक है विंध्याचल और दूसरी है सतपुड़ा। दूसरी कौन सी है? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। इन्हीं दोनों पर्वत श्रेणियों की अब हम क्या कर रहे हैं? चर्चा करते हैं। पहला देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार आपको मध्य से उत्तर की ओर मिलेगा, मतलब मध्य प्रदेश से उत्तर मध्य प्रदेश की ओर देखने को मिलता है। ठीक, आगे बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है। ठीक, इसके अलावा इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 457 से 610 मीटर तक है। इसके अलावा देखें तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 650 किलोमीटर विस्तृत है। तो यह जरूर याद रखना, अभी तक ये पूछा नहीं गया तो आगे इसकी संभावना बन सकती है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के कितने बड़े भूभाग में विस्तृत है। तो यह 650 किलोमीटर में विस्तृत है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी कुल लंबाई कितनी है? यह हो जाती है 650 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग में कैमूर तथा भांडेर पर्वत श्रेणियां हैं। अब भांडेर को और क्या कहा जाता है? तो भांडेर का अन्य नाम है भारमेर श्रेणियां। तो देखिए यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी भाग है उसमें क्या है? कैमूर पर्वत श्रेणी, साथ ही साथ कौन सी है? भांडेर श्रेणियां। तो ये दो श्रेणियां हैं जो इसके पूर्व भाग में। भांडेर का विस्तार मध्य से पूर्व की ओर है, जबकि कैमूर का विस्तार विंध्याचल के पूर्व में है। कैमूर आगे जाकर यहाँ पर अमरकंटक से जाकर मिल जाती है। तो अमरकंटक ऐसा स्थान है जो दो पर्वत श्रेणियों का संधि स्थल है। कौन कौन सी? कैमूर का और इधर से मैकाल पर्वत श्रेणी का। तो कैमूर और मैकाल श्रेणियां कहाँ पर आकर मिलती हैं? अमरकंटक में आकर मिलती हैं। यहीं पर मध्य प्रदेश की तीन प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, जिनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। एक और नदी का उद्गम यहाँ पर होता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आगे देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में बात करें तो किस नदी का उद्गम होता है? विंध्याचल की बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है नर्मदा नदी। तो यहाँ पर देखेंगे आप विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य अमरकंटक की चोटी से इस प्रकार से एक नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। तो ये कौन सी नदी है? नर्मदा। कहाँ बहती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि नर्मदा किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के या श्रेणियों के मध्य बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। अब बात करेंगे कि विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वह नर्मदा नदी और चंबल नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक क्या होता है? मतलब नर्मदा नदी इस प्रकार से जो बह रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि जो चंबल नदी है वो इस प्रकार से उद्गमित होती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना से जाकर मिल जाती है। यह कौन सी नदी हो गई? चंबल नदी। तो आप देखेंगे ना तो चंबल का पानी नर्मदा में, ना ही नर्मदा का पानी चंबल में प्रवेश कर पा रहा है, क्योंकि चंबल का जो क्षेत्र है वो विंध्याचल के उत्तर में है, जबकि नर्मदा का जो क्षेत्र है वो विंध्याचल के दक्षिण में। इसीलिए कहा गया है कि विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वह नर्मदा और चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है।
आगे बात करें सर्वोच्च चोटी, यहाँ की विंध्याचल की जो सर्वोच्च चोटी है वह क्या है, अमरकंटक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1066 मीटर, ये 1066 मीटर। कहाँ है अमरकंटक, तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है और जिला कौन सा है, अनूपपुर। आगे बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की, जो कैमूर तथा भांडेर श्रेणियां हैं वह नर्मदा तथा गंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो अभी हमने देखा था कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की विंध्याचल श्रेणी है वह किसके मध्य जल विभाजक का कार्य कर रही थी, नर्मदा और चंबल के मध्य। आगे हम देखेंगे कि जो भांडेर और कैमूर श्रेणियां हैं वो किन नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य कर रही हैं, तो वो कर रही हैं गंगा नदी, जो इस प्रकार से बह रही है, गंगा नदी प्लस नर्मदा। तो गंगा और नर्मदा के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन कर रहा है, भांडेर और कैमूर श्रेणियां। आगे हम देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिणी भाग में स्थित होने के साथ साथ ये मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाने का काम भी करती है, दक्षिणी सीमा बनाती है। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात, देखें महाराष्ट्र और इधर छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर यह विस्तृत भी है। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। तो नर्मदा का जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। किसके दक्षिण में है, तो ये देखिए नर्मदा के दक्षिण में। तो यहाँ पर आपको नर्मदा नदी प्रवाहित होते हुए दिख रही है। तो नर्मदा के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक, कौन सी, सतपुड़ा। और यह सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार है। ठीक, और ये किसके दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की कुल लंबाई की बात करें तो ये इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1020 किलोमीटर। तो ये हमारी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी हो गई है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। कितनी, 650 किलोमीटर। जबकि हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है, 1020 किलोमीटर। लगभग 2 गुना लंबी है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, क्योंकि इसका विस्तार अब मैंने आपको जैसे कि बताया कहाँ तक है, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ तक है। आगे बात करें, इस सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है पश्चिमी सतपुड़ा, जैसे ये, इसके अलावा पूर्वी सतपुड़ा जो यहाँ स्थित है, और लास्ट में है मैकाल श्रेणी, यह है मैकाल श्रेणी। इसी प्रकार से सतपुड़ा का पश्चिम पूर्वी छोर मिलाकर तथा मैकाल पर्वत को मिलाकर इसे संयुक्त नाम दिया जाता है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक, तो आगे देखेंगे पश्चिमी सतपुड़ा की बात करें तो इस श्रेणी में मुख्य रूप से कौन कौन सी पर्वत शामिल हैं, उप श्रेणियां शामिल हैं। तो इसमें उप श्रेणी है राजपीपला। ठीक है, इसका विस्तार आपको कहाँ तक मिल जाएगा, मध्य प्रदेश और गुजरात तक मिल जाएगा। ठीक, और मध्य प्रदेश में कहाँ तक है, तो बुरहानपुर दर्रे तक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये है गुजरात, गुजरात से लेकर यह जो इलाका कहलाता है, यह क्या कहलाता है, बुरहानपुर दर्रा, पुर दर्रा। अब ये दर्रा क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आपको राजपीपला पर्वत श्रेणी उप श्रेणी मिल रही है, यहाँ पर आपको महादेव उप श्रेणी मिल रही है। इन दोनों श्रेणियों के मध्य एक ऐसा सकरा मार्ग जो उस समय आवागमन का क्या होता था, सुगम रास्ता हुआ करता था, क्योंकि पर्वत श्रेणियों पर आप हाथी घोड़े लेकर या रथ लेकर तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक समतल सपाट भूमि की आवश्यकता होगी जहां से आप अपना मार्ग या व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसा मार्ग आपको कहाँ मिलता है, बुरहानपुर में मिलता है। बुरहानपुर में कहाँ मिलेगा, असीरगढ़, याद रखना बुरहानपुर में मिलता है। इसीलिए याद रखना जो यहाँ के शासक हुआ करते थे वे क्या करते थे, इस मार्ग पर अपना द्वार स्थापित किया या किलाबद्ध कर दिया था, जिससे इस मार्ग से आने जाने वाले व्यापारियों को सुरक्षा दी जा सके, साथ ही साथ उनसे चुंगी वसूली जा सके। और बाहरी आक्रमण, अगर कोई अन्य राज्य का व्यक्ति यहाँ पर आक्रमण करता है, अन्य अन्य शासक यहाँ पर आने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें भी ये क्या कर सके, रोक सके। इसीलिए यहाँ पर एक बनवाया गया था असीरगढ़ का किला। इसीलिए इस किले को कहा जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार, क्योंकि किसी भी राजा को या तो इस मालवा के क्षेत्र में प्रवेश करना है
या मालवा के राजा को दक्षिण में प्रवेश करना है, तो दोनों ही स्थिति में आपको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, इस असीरगढ़ के किले से गुजरना पड़ेगा। इससे यहाँ के जो शासक हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान होती थी। अगर इस मार्ग को किसी भी तरीके से रोक लिया जाए या यहाँ से आवागमन को बंद कर दिया जाए, तो जो दक्षिण से कोई शासक यहाँ आक्रमण करना चाहता है तो उसे वहीं रोका जा सके। ठीक, इसीलिए इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखना, पूछा गया प्रश्न है ये। आगे हम बात करेंगे कि इस श्रेणी के पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित पहाड़ियां हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का क्रम देखें तो बड़वानी की पहाड़ी, तो यहाँ बड़वानी आपको एक जिला मिलेगा। यहीं पर आपको मिल जाएगी राजपीपला उपश्रेणी के अंतर्गत बड़वानी की पहाड़ियां। इसके बाद है बीजलगढ़ की पहाड़ियां, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, बीजलगढ़ की पहाड़ियां। इसके बाद आता है अखरानी की पहाड़ियां, तो इस क्षेत्र में विस्तृत है अखरानी की पहाड़ियां। और लास्ट में आपको आता है असीरगढ़ की पहाड़ियां, तो ये है असीरगढ़ जो पहाड़ियां हैं वो राजपीपला श्रेणी का पूर्वी छोर है, जबकि बड़वानी की जो पहाड़ियां हैं वो राजपीपला श्रेणी की पश्चिमी शोर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह जो है सतपुड़ा की पश्चिमी उप श्रेणी जिसे हम राजपीपला कहते हैं, उसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक है। ठीक, आगे बात करेंगे पूर्वी सतपुड़ा की। तो पूर्वी सतपुड़ा कौन कहलाता है, जो महादेव श्रेणी है या महादेव उप श्रेणी है, इसे हम कहते हैं पूर्वी सतपुड़ा। यह किसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पर हमने देखा था बुरहानपुर तक किसका विस्तार था, बुरहानपुर तक राजपीपला उपश्रेणी का विस्तार था। इसी के आगे से हम देखेंगे तो किसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, महादेव उपश्रेणी का विस्तार देखने को मिलेगा। तो बुरहानपुर दर्रे से पूर्व में तथा छिंदवाड़ा पठार तक, तो यहाँ पर आपको कौन सा पठार मिलेगा, छिंदवाड़ा का पठार मिलेगा। छिंदवाड़ा के पठार तक यह श्रेणी जो है विस्तृत है। इस श्रेणी के उत्तरी हिस्से को महादेव पहाड़ियां तथा दक्षिणी हिस्से को ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां कहा जाता है। तो इसके उत्तरी हिस्से में क्या है, महादेव श्रेणी या महादेव पहाड़ियां, और दक्षिणी हिस्से में क्या मिलेगा, ग्वालीगढ़ पहाड़ियां। आगे देखें तो इस भाग के महादेव पर्वत पर मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। तो अगर हम महादेव श्रेणी की बात करें तो महादेव पर ही है धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़ चोटी, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। इसीलिए याद रखना, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है पंचमढ़ी में। और पंचमढ़ी किस जिले के अंतर्गत आता है, तो पंचमढ़ी आता है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। इसीलिए मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा गया है वो किसे कहा गया है, पंचमढ़ी को कहा गया है, क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है, पर्वतों से घिरा हुआ है। इसीलिए मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, पंचमढ़ी को कहा जाता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्यटन स्थल वो भी कहाँ स्थित है, पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक, तो ये जरूर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है वो कहाँ है, धूपगढ़ की चोटी। और वो किस पर्वत पर स्थित है, तो महादेव श्रेणी पर स्थित है या महादेव पर्वत पर स्थित है। और महादेव श्रेणी उप श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। 2018 पीएससी में प्री में यह प्रश्न आ चुका है। वहां कई बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, प्रश्न भी इस प्रकार से आया था। कंफ्यूजन बच्चों को नहीं था, एक्चुअली जो आंसर शीट दी थी एमपीपीएससी ने उसने काफी कंफ्यूजन कर दिया था, क्योंकि उसमें जो श्रेणी पूछी गई थी तो श्रेणी कौन सी थी, पर्वत सतपुड़ा श्रेणी होना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आंसर में क्या लगा दिया था, महादेव श्रेणी। जबकि महादेव क्या है, उपश्रेणी है, फिर से मैं बता रहा हूँ। जबकि सतपुड़ा क्या है, पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, जिसका विस्तार काफी लंबे इलाके में होता है। ठीक, और वो कई सारी पर्वतों से या उप श्रेणियों से मिलकर बना होता है। जैसे हम सतपुड़ा की बात कर लें या फिर विंध्याचल की बात कर लें, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आपको विंध्याचल उप श्रेणी, उसके बाद भांडेर उप श्रेणी, उसके बाद केमूर उप श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है, पर्वत क्या होता है, पर्वत एक इंडिविजुअल होता है। इस प्रकार से पर्वत एक इंडिविजुअल होता है। जब कई सारे पर्वत इस प्रकार से क्रमबद्ध होते हैं तो वो उपश्रेणी का निर्माण करते हैं। और उपश्रेणी के बीच में अगर इस प्रकार से कोई हॉल्ट आ जाए और फिर से कोई उपश्रेणी तैयार हो जाए, तो इस समूचे पर्वत को क्या कहा जाएगा, या समुच्चय पर्वत की क्रमबद्ध श्रृंखला को क्या कहा जाएगा, पर्वत श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे महादेव पर्वत के दक्षिण में। महादेव पर्वत के दक्षिण में क्या स्थित है, बैतूल स्थित है। बैतूल के मुल्ताई से, यहाँ बैतूल के मुल्ताई से किस नदी का उद्गम होता है, तो बैतूल के मुल्ताई से होता है ताप्ती नदी का उद्गम। तो याद रखना, बैतूल के मुल्ताई से किस नदी का उद्गम होता है, ताप्ती नदी का उद्गम होता है।
कहाँ से होता है? मुल्ताई से। यह प्रश्न भी काफी चर्चा में रहा है। आगे जाकर जो ये नदी ताप्ती नदी होती है वो भैंसादेही, बैतूल की एक तहसील है भैंसादेही, वहां पर बीहड़ों का निर्माण करती है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में दो ऐसी नदियां हैं जो बीहड़ों का निर्माण करती है। एक तो है चंबल नदी जो श्योपुर, मुरैना और भिंड में बीहड़ों का निर्माण करती है। कहाँ? श्योपुर, मुरैना तथा भिंड, इन तीन जिलों में निर्माण करती है बीहड़ों का। जबकि राजस्थान के अन्य जिले और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में बीहड़ों का निर्माण करती है। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो कभी अभी पूछा नहीं गया, आगे पूछा जा सकता है कि ताप्ती नदी जो है वह कहाँ, मध्य प्रदेश की दूसरी ऐसी कौन सी नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है? तो वह नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। कहाँ पर करती है? तो भैंसादेही जो पठार है, जो बैतूल जिले में स्थित है, वहां पर यह बीहड़ों का निर्माण करती है। और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के मध्य सीमा बनाने का काम भी कौन सी नदी करती है? ताप्ती नदी करती है। या फिर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वह नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे हमें याद करते हुए चलना है। आगे हम बात करेंगे मैकाल श्रेणी की। तो मैकाल श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा मैकाल के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। ठीक, इसका विस्तार मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर एमपी प्लस छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में मैकाल पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। इसका जो पूर्वी छोर है वही अमरकंटक में जाकर मिलता है। और अमरकंटक में इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? अमरकंटक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1066 या 1066 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो बात करेंगे मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत पर सबसे पूर्वी भाग जो सबसे अधिक चौड़ा है, तो यह जो मैकाल श्रेणी है वह कैसी है? सबसे अधिक चौड़ा भाग है, मैकाल पर्वत कहलाता है। मैकाल पर्वत अर्धचंद्राकार रूप में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में विस्तृत है। तो इसका आकार आप देख रहे होंगे किस प्रकार से? इस प्रकार से। तो यह आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार। इसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में देखने को मिलता है। मैकाल उप श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक के। आपने वहां देखा था कैमूर की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। और मैकाल की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। रीजन क्या है? दोनों का संधि स्थल है अमरकंटक। क्या है? दोनों का संधि स्थल, इसलिए दोनों ही पर्वत श्रेणियों की यह सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1066 मीटर। अमरकंटक से 4 नदियों का उद्गम होता है जिनमें से 3 नदियां नर्मदा, सोन, जोहिला कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। तो देखेंगे ये है सोन नदी। इसका उद्गम भी कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। अमरकंटक किस जिले में स्थित है? तो यह अनूपपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है, जिसे पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और एस्चुरी बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। ओवरऑल देखा जाए तो यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भी ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा बात करें, नर्मदा के अलावा हम बात करें, तो नर्मदा के अलावा यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है जोहिला। जोहिला नदी भी यहाँ से निकलते हुए और किस नदी में मिल जाती है? आगे जाकर सोन नदी में मिल जाती है। तो जोहिला सोन की सहायक नदी है, सबसे बड़ी और प्रमुख सहायक नदी है, और इसका भी उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। अब अमरकंटक में किस तहसील से? तो इसका नाम है पुष्पराजगढ़। तहसील का नाम क्या है? पुष्पराजगढ़ तहसील। जिला कौन सा है? जिला मैं बता चुका हूँ आपको, अनूपपुर जिला। ठीक है, तो ये तीनों नदियों का जो उद्गम होता है इसके लिए मैथोलॉजी में एक कहानी या किंवदंती भी है। तो किंवदंती या कहानी इस प्रकार से है कि नर्मदा जो राजकुमारी हुआ करती थी मैकाल पर्वतराज की, जिसका पूरा नाम क्या है? मेखल, तो वहां पर पर्वतराज हुआ करते थे मेखल, जिनकी पुत्री थी नर्मदा। और पड़ोसी राज्य के राजकुमार हुआ करते थे कौन? सोन। तो सोन हुआ करते थे पड़ोसी राज्य के राजकुमार, जबकि नर्मदा हुआ करती थी मेखल राज की पुत्री। इनकी जो नर्मदा थी उनकी सहायिका थी जिनका नाम था जोहिला। सहायिका का नाम क्या था? जोहिला। अब होता यूं है कि जो नर्मदा और सोन उन दोनों का हो जाता है रिश्ता तय। ठीक, विवाह संबंध तय हो जाता है। सोन जो है राजकुमारी नर्मदा को भेंट करना चाहते हैं और भेंट स्वरूप उन्हें कुछ उपहार भी देना चाहते हैं। इसके लिए वे अपना संदेश भिजवाते हैं नर्मदा जी के पास।
और नर्मदा जी से आग्रह करते हैं कि वे उनसे मिलें। लेकिन उस समय की बात है जब जब उस समय जब स्त्रियां या लड़कियां काफी शर्माया करती थी, इसीलिए वे स्वयं न जाकर उन्होंने क्या करा, नर्मदा अपनी जो सहायिका थी, नर्मदा जी की सहायिका थी, वो कौन थी, सहायिका या दासी की बात करें तो दासी थी जोहिला। जोहिला को उन्होंने अपने स्थान पर भेज दिया। लेकिन जोहिला ने क्या करा, जब वे पहुंची राजकुमार सोन से मिलने, तब उन्होंने उनके रूप रंग और उनकी पर्सनालिटी या बात करें, काफी हैंडसम थे सोन, तो उन्हें देखकर क्या हो गई, विचलित हो गई और उन्होंने क्या कर दिया, स्वयं को बता दिया राजकुमारी नर्मदा। अब होता क्या है, दोनों में प्रेम हो जाता है, प्रेम के बाद विवाह हो जाता है और जो जोहिला थी वे अब सोन नगरी में ही रहने लगी। काफी दिन बीत जाते हैं, नर्मदा जी को चिंता होती है कि जोहिला के साथ क्या हुआ, वो पहुंची कि नहीं पहुंची, क्या हुआ, मार्ग में कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटित हो गई उनके साथ। ये सारे उनके मन में विचार आए थे, यही सोच लेकर वे पहुंच जाती है सोन नगरी, जहां पर राजा सोन और जोहिला को अपने दाम्पत्य जीवन का सुख आनंद लेते हुए देख लेती हैं। तब ये सारी देखकर उन्हें काफी धक्का लगता है, काफी चोट पहुंचती है और वे अपना जीवन क्या कर देती हैं, वे सारा जीवन भगवान शंकर की आराधना में लगाती हैं। भगवान शंकर प्रसन्न होकर, इसीलिए याद रखना, भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके कंकर कंकर को भी क्या कहा जाने लगा है आगे जाकर, शंकर। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर उनकी तपस्या से काफी प्रसन्न होते हैं। ठीक, इसीलिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे पूजनीय और पवित्र नदियों में से एक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि नर्मदा का जो मार्ग है वह कौन सा है, सोन और जोहिला के विपरीत है, या अन्य नदियों के विपरीत मार्ग ये चलती हैं। क्यों? क्योंकि सोन और जोहिला जो अपने दाम्पत्य जीवन का सुख लेने आनंद ले रहे हैं, तो उनके विपरीत दिशा में ये उनसे विचलित होकर या उस घटना से विचलित होकर क्या कर लेती हैं, विपरीत मार्ग धारण कर लेती हैं। इसीलिए ये आज विपरीत दिशा में बह रही हैं, जिनकी दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये एक किंवदंती है जो बताती है कि मैकाल राज जो हुआ करते थे वो नर्मदा जी के पिता हुआ करते, तो इसीलिए जो नर्मदा जी का अन्य नाम आपको देखने को मिलेगा वो मिलता है मैकाल सुता, मैकाल कन्या या मैकाल पुत्री भी मिलता है। ठीक है, तो ये एक किंवदंती है जिससे हमें पता चलता है कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों बहती है, क्यों इन्हें शंकरी कहा जाता है, क्योंकि इनके मार्ग में पड़ने वाले हर पत्थर को भी क्या संज्ञा दी जाती है, भगवान शंकर की संज्ञा दी जाती है। दूसरा यह भी कहा जाता है कि जो नर्मदा जी का जन्म हुआ है वो भगवान शंकर के पसीने से हुआ है, इसीलिए इनका एक और नाम क्या पड़ा है, शंकरी पड़ा है। इसके अलावा नर्मदा जी को रेवा भी कहा जाता है। तो रेवा कहने का मतलब जो अर्थ है, रेवा का जो अर्थ है वो यह है कि उछल कूद कर चलना, इसलिए नर्मदा जी का नाम क्या पड़ गया, रेवा पड़ गया। इसके अलावा नर्मदा जी को सोम देवी भी कहते हैं। अब सोम देवी क्यों कहते हैं, क्योंकि कहीं बताया गया है कि ये चंद्रमा जी की पुत्री है। तो इस प्रकार से अलग अलग तथ्यों के आधार पर इनके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं। रेवा खंड तो आपको मिल जाएगा, एक स्कंद पुराण जो पुस्तक है उसमें आपको रेवा नाम मिलता है, किसका, नर्मदा जी का। इसके अलावा जो कालिदास की एक पुस्तक है मेघदूतम, उसमें भी आपको नर्मदा जी का जो नाम मिलेगा वह कौन सा मिलेगा, रेवा मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम वैसे विस्तार से करेंगे नदियों में, लेकिन मौका था तो मैंने आपको यह भी बता दिया। इसके अलावा चौथी जो नदी है जो अमरकंटक से उद्गमित होती है या अमरकंटक से प्रवाहित होती है वो कौन सी है, रिहंद नदी। याद रखना, रिहंद नदी वही नदी है जिसमें उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ सागर जो स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है वो कौन सा है, गोविंद सागर वल्लभ। ठीक, या गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक, यह इसका क्या है, नाम है। वो किस नदी पर है, वो रिहंद नदी पर है। ठीक, आगे ये सोन नदी की ही सहायक नदी है, रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन की ही सहायक नदी है। आगे देखते हैं, सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी प्राप्त प्रवाहित होती है, ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी भैंसादेही के पठार में जो कहाँ स्थित है, बैतूल में स्थित है, किसका निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ से निकलती है ताप्ती नदी, तो ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिणी सीमा बनाने का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर हमारा जो पर्वतों का सेक्शन था वो समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की। विस्तार से तो हम चर्चा कहाँ करेंगे, अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो प्रमुख अपवाह तंत्र हैं उनमें नर्मदा का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र,
महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र एवं माही अपवाह तंत्र प्रमुख है। ठीक है। नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र में हम देखेंगे तवा नदी एवं शक्कर नदी। तो ये तवा और शक्कर जो है नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। शक्कर नदी जो है नर्मदा के बाएं तट से आकर मिलती है। तो कहाँ से मिलेगी? बाएं तट से मिलती है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से इसका उद्गम होता है। और नर्मदा के बाएं तट से आकर मिलती है कौन सी नदी? छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से इस प्रकार से इसका उद्गम होता है। और शक्कर नदी नर्मदा से बाएं तट से आकर मिलती है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तवा नदी। तो तवा नदी जो है वो होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी से में स्थित महादेव पर्वत की कालामाती पहाड़ियों से उद्गमित होती है। तो कहाँ से होती है? कालामाती पहाड़ी। तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कालामाती पहाड़ी। अब ये कालामाती पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कालामाती महादेव उपश्रेणी में स्थित है। कहाँ? महादेव उपश्रेणी। और ये कहाँ है? पंचमढ़ी। जिला कौन सा है? होशंगाबाद। वहां से ये तवा नदी उद्गमित होती है और आगे जाकर नर्मदा में मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो गंगा नदी प्रमुख तौर से कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश से बहती है। लेकिन उसका अपवाह तंत्र मतलब गंगा के में मिलने वाली जो नदियां हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से होकर प्रवाहित होती हैं। इसलिए गंगा का अपवाह तंत्र भी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। तो गंगा का जो उपतंत्र है जैसे यमुना तंत्र, टोस उपतंत्र है ना, और सोन उपतंत्र, यह भी मध्य प्रदेश को प्रभावित करता है या इसमें मध्य प्रदेश में स्थित है। जैसे बात करें यमुना तंत्र की बात करें तो इसमें चंबल है। अब आपको पता है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है वांगचू पॉइंट। और ये वांगचू पॉइंट कहाँ है? महू तहसील। महू तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? इंदौर। और पहाड़ी का नाम क्या है? जाना पावा। तो जाना पावा पहाड़ी से उद्गमित होती है कौन सी नदी? चंबल नदी। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाते हुए कहाँ पहुंच जाती है? इटावा। और इटावा में पहुंचकर ये यमुना नदी से मिल जाती है। तो यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। कौन? चंबल नदी। इसके बाद बात करेंगे किसकी? बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रायसेन के कुमरा गांव से। रायसेन के कुमरा गांव से ये उद्गमित होते हुए और इस तरह से निवाड़ी, निवाड़ी या निवाड़ी से निवाड़ी के एक तहसील है ओरछा। ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? इसी बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और यह बेतवा नदी आगे जाकर हमीरपुर में कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो याद रखना बेतवा नदी का उद्गम तो होता है कुमरा गांव रायसेन जिले से। और ओरछा इस नदी के तट पर स्थित है। आगे जाके बेतवा नदी कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी मिल जाती है। कहाँ पर? हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगली नदी है सिंध नदी। तो सिंध का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? सिरोंज तहसील विदिशा जिला। और यह भी आगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया से प्रवाहित होते हुए कहाँ पहुंच जाती है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जाकर यह भी यमुना नदी से मिल जाती है। तो यह भी यमुना की प्रमुख सहायक नदी हो गई। इसके बाद है धसान नदी। ठीक। यह फिर अगली है धसान नदी। धसान के बाद नदी आ जाती है केन नदी। केन नदी का जो उद्गम होता है वो कटनी से होता है। और कटनी से उद्गमित होकर यह उत्तर प्रदेश में जाकर बेतवा से मिल जाती है। तो ये के नदी कटनी से उद्गमित होती है 427 किलोमीटर बहते हुए। और ये कहाँ मिल जाएगी? यमुना नदी में मिल जाती है। तो यह भी किसकी सहायक प्रमुख सहायक नदी है? केन नदी भी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। तो याद रखना किसकी सहायक नदी है? यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। केन और बेतवा को जोड़ने वाली जो केन बेतवा लिंक परियोजना है यह भी भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है। तो ये याद रखना बुंदेलखंड क्षेत्र में ये स्थापित की गई है। इसके बाद हम बात करेंगे टोंस नदी उपतंत्र की। टोंस नदी उपतंत्र में सबसे पहले टोंस नदी को देखेंगे। तो टोंस नदी जो है वो कहाँ से उद्गमित होती है? तो टोंस नदी उद्गमित होती है मध्य प्रदेश से बहती है। और इस प्रकार से बहते हुए टोंस नदी वैसे तो सतना के मैहर से उद्गमित होती है और उद्गम के बाद ये रीवा जिले से होते हुए पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश। और आगे जाकर ये किस नदी से मिलेगी? ये गंगा से मिलती है। तो याद रखना टोंस नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। किस ओर से? दक्षिण की ओर से मिलने वाली। आगे बात करेंगे टोंस उपतंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल है? तो इसमें शामिल है बीहड़ नदी। बीहड़ नदी याद रखना रीवा में 130 मीटर ऊंचा एक जलप्रपात बनाती है जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है चाचाई जलप्रपात।
ठीक है, तो बीहड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो रीवा के पठार से होता है बीहड़ नदी का उद्गम। इसके अलावा अगली नदी है महान नदी, जो टोंस की सहायक नदियों में से एक है। इसके बाद हम देखते हैं सोन नदी का उपतंत्र। तो सोन नदी का उपतंत्र आप देखेंगे, सोन नदी का उद्गम मैं बता चुका हूँ कहाँ से होता है, पुष्पराजगढ़ अमरकंटक की चोटी से। जिला कौन सा है? अनूपपुर। और उद्गमित होते हुए पूर्व दक्षिण पूर्व यह बहती है, उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ चली जाती है, गंगा से मिलती है। ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार होती हुई है। तो बिहार में एक जिला है, कौन सा? पटना जिला। पटना जिला में जाकर ये कहाँ मिल जाती है? पटना जिला में जाकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा की दक्षिण की ओर से मिलने वाली है सबसे बड़ी नदी है, कौन सी? सोन नदी। सोन की उपनदियां देखें तो इसकी उपनदियां कौन है? जोहिला, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद बनास नदी और रिहन नदी। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। इसके अलावा हम देखेंगे गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र में आप प्रमुख नदियां देखते हैं तो वो कौन सी है? बेनगंगा, पेंच, बावनथड़ी एवं वर्धा। तो ये जो है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के दक्षिण छोर की ओर बहने वाली एवं महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती हैं। ये सारी नदियां कहाँ बहती हैं? दक्षिण मध्य प्रदेश में, और आगे जाकर महाराष्ट्र में ये प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, बेनगंगा और वर्धा नदी दोनों महाराष्ट्र में मिल जाती हैं और कहलाती हैं प्राणहिता। क्या कहलाती हैं? प्राणहिता। और ये प्राणहिता जो है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, पेंच नदी जो है यह भी छिंदवाड़ा से उद्गमित होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे ताप्ती नदी, जिसका उद्गम हम पढ़ चुके हैं। इसका उद्गम जो होता है बैतूल के मुल्ताई से होता है। इसके अलावा माही नदी, और माही नदी जो है वह धार जिले के धर्मवडला से या धर्मपुर से उद्गमित होती है। फिर यह राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद पुनः गुजरात में प्रवेश करती है। इस प्रकार से ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जरूर याद रखना, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसा करने वाली ये विश्व की एकमात्र नदी है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आगे मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को विस्तार से हम चर्चा करेंगे, और एक एक अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कृपया हमें सहयोग करें, हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। जो भी आपको दिक्कत आती है, लेक्चर से संबंधित कोई चीज़ आपको रह जाती है, समझ में नहीं आती या हमसे छूट जाती है, तो आप कृपया बाद में कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर हम उसका आंसर करेंगे।